तो भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के उलट हैं, मूलतः हमें ये देखने को मिलता है। जब भी हम बात करते हैं कि भारत देख रहा है पूर्व की तरफ, तो पाकिस्तान हमें देखता हुआ दिखाई देगा पश्चिम की तरफ। मतलब इनकी एक उल्टी गंगा बह रही होती है पाकिस्तान की, ऐसा हमें हर जगह सुनने को मिलता है। तो अब यहाँ पे ये है कि भारत जो भी चीज़ करता है पाकिस्तान उसका उल्टा करता है। ठीक है, इसका हम ऐसे भी इस बात को हम और पुख्ता कर सकते हैं। इसका सबूत ये है कि जैसे 1947 की जब बात हुई, तो 1947 में भारत ने गुट निरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया। नॉन अलाइंड मूवमेंट की जो हम बात करते हैं उसकी भारत ने स्थापना करी, और भारत ने एक तरह से ये कहा कि वो पश्चिमी देशों के साथ जो कि पूंजीवाद की बात करते हैं उनके गुट में शामिल नहीं होगा, और ना ही वो साम्यवाद के गुट में शामिल होगा, ना तो कम्युनिज्म ना कैपिटलिज्म, वो किसी के साथ खड़ा नहीं होगा, और वो गुट निरपेक्ष रहेगा और नॉन अलाइंड मूवमेंट अपना एक उसका रहेगा। लेकिन इसके उलट हमने क्या देखा कि पाकिस्तान जो है इसको अमेरिका का और ब्रिटेन का मुख्य रूप से, और इसके साथ बाकी जितने भी जो पश्चिमी देश थे पूंजीवाद के साथ, लगभग उन सबका ही पाकिस्तान को समर्थन मिला। और पाकिस्तान पूंजीवाद का, कैपिटलिज्म की जो नाटो एक संस्था थी उसका भी सदस्य बना। भारत उसका सदस्य नहीं बना, लेकिन पाकिस्तान उसका सदस्य बना। तो हमने ये देखा कि जो जो भारत ने करा पाकिस्तान ने हमेशा उसका उलट ही करा है। तो ये चीज़ है भारत और पाकिस्तान की, जो भारत को करना है वो पाकिस्तानी नहीं करेंगे। ऐसे ये भी हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक हिंदू और मुस्लिम धर्म है, तो प्रत्येक धर्म का सम्मान करते हुए हम इस बात को इस पर ध्यान देंगे कि जैसे ये होता है कि जो हिंदू धर्म है उसकी जो मान्यताएं हैं, तो पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, वो इस्लाम उसका पूरे देश का धर्म है। ये उन्होंने एक धर्म बना रखा है देश का। जैसे भारत है वो धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलर है, लेकिन पाकिस्तान जो है उसका एक धर्म है राज्य का, और वो धर्म जो है स्टेट का वो है इस्लाम। तो यहाँ पे भी ये उलट हो गए। फिर उसके बाद हिंदू जो करता है उसमें ये बताया जाता है कि मुस्लिम उसका उल्टा करता है। इसके एक एग्जांपल है, ऐसे ले सकते हैं कि जैसे हिंदू रखेगा मूछ, तो पाकिस्तानी जो मुस्लिम होगा वो मूछ ना रख के वो दाढ़ी रखेगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि, और जो मुस्लिम है उसका मूलतः ये माना जाता है कि वो पाकिस्तान के सारे लोग मुस्लिम हैं। हिंदुस्तान में, भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और इसके अलावा और भी छोटे छोटे जो धर्म हैं सब हिंदुस्तान में मिलते हैं, भारत में मिलते हैं। तो भारत तो धर्मनिरपेक्ष है और प्रत्येक धर्म का सम्मान करता है। भारत की ये सोच है, सर्वधर्म संभव की भावना है, वो भारत की है, सर्व धर्म संभव। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की, और अभी हाल ही में हमने जो बांग्लादेश में देखा, तो वहाँ पे हमें कट्टरता देखने को मिलती है। कट्टरता, ये कट्टरता क्या है? ये कट्टरता है असहिष्णुता। असहिष्णुता मतलब सहनशीलता का अभाव, दूसरे धर्म के प्रति सहनशीलता का अभाव, ये पाकिस्तान में देखने को मिलता है। इस तरह का है। अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के सारे ही नागरिक इस तरीके के हैं कि वो कट्टर हैं और असहिष्णुता की भाव है, लेकिन बात क्या होती है कि जो नीति निर्धारक होते हैं या फिर जो कुछ ऐसे स्वार्थी तत्व होते हैं जिनके अपने खुद के निहित स्वार्थ होते हैं, तो उन स्वार्थों की पूर्ति के हेतु वो कट्टरता का चोला ओढ़ लेते हैं और उसके बाद असहिष्णुता को फैलाते हैं, आतंकवाद को फैलाते हैं। वो हमें विभिन्न रूपों में दिखता है। वो आतंकवाद के रूप में दिख जाएगा, वो दूसरे देश के साथ, जैसे भारत के साथ युद्ध करने की जो एक नीति है उसके रूप में हमें दिख जाएगा। तो इस तरीके का दूसरे धर्म का वो सम्मान नहीं करते, ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उनके निजी स्वार्थ होते हैं, जो कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हम उन्हें कह सकते हैं। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा एक आतंकी संगठन है और जैश-ए-मोहम्मद, ये कट्टर संस्थाएं हैं और ये आतंकवादी संस्थाएं हैं। ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं
तो यहाँ पे हम कट्टरता का जो हम एक उदाहरण के तौर पे लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद को ले सकते हैं। तो ये हो गई बात पाकिस्तान की कि पाकिस्तान है कैसा। पाकिस्तान के बारे में ये भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जैसे पाकिस्तान मैंने लिखा, तो पाकिस्तान के बारे में 2007 में ही एक रिपोर्ट आई थी। वो रिपोर्ट आई थी यूरोपीय संसद की। यूरोपीय संसद ने पाकिस्तान के बारे में कुछ कहा था, और उन्होंने क्या कहा था, उनकी जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में उन्होंने पाकिस्तान के बारे में ये चीज़ कही थी कि पाकिस्तान वैश्विक स्तर पे परमाणु प्रसार आतंकवाद और कट्टरता इनका गढ़ है। पाकिस्तान इन चीज़ों का गढ़ है। ये 2007 में ही यूरोपीय संसद की एक रिपोर्ट थी, उसके तो पाकिस्तान के बारे में ये उन्होंने कहा था। अब यूरोपीय संसद ऐसा कह रही है, ये वो यूरोपीय संसद है, ये वो यूरोपीय देश हैं जो एक समय हमें पता है कि अमेरिका के पिछलग्गू हुआ करते थे, आज भी हैं, और यहाँ पे पूंजीवाद के जो एक गुट था, पूंजीवादी गुट, कैपिटलिज्म का जो ब्लॉक था, ये उसके सदस्य रहे हैं, और इन्होंने पाकिस्तान को पूरा पूरा समर्थन दिया है भारत के विरोध में जाके। और वो आज हम देखते हैं समय बदल चुका है, और 2007 में ही उनकी जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये सिफारिश की गई थी कि पाकिस्तान इन सब बातों के लिए, पाकिस्तान में पूरा एक वातावरण जो है वो इन बातों के लिए बहुत अनुकूल है, इस तरह की बातों के लिए। तो ये है। अब हम आ जाते हैं अपने आज के विषय पर, जो कि है भारत और पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया INP लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो भारत और पाकिस्तान, इनके बीच में जो रिश्ते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। तो साथियों, अगर हम 1947 से बात करें, जब भारत को आज़ादी मिली थी, तो 1947, 48 ये हो गया, फिर एक हो गया 1965, एक हो गया 1971, एक हो गया 1999। तो ये चार जो है ना, ये चार क्या हैं? ये हैं चार युद्ध जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हमें देखने को मिले थे। और 1971 का जो युद्ध है, ये तो आप समझिए कि ये पाकिस्तान के लिए एक ऐसा एक नासूर है जो आज तक भर नहीं पाया ये घाव। क्योंकि इस 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को भारत ने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस वक्त प्रधानमंत्री थी, और उनके अदम्य साहस ने, उनके साहसिक निर्णय ने, और साहस तो हम कहेंगे हमारी वीर सेना का, सैम मानेकशॉ, जो उस समय के, उनके ऊपर एक पिक्चर भी बनी है, तो वो भी आपने अभी देखी होगी। तो बहुत एक उनकी इस तरीके का उनका नेतृत्व क्षमता थी उनके अंदर कि उन्होंने युद्ध में सैनिकों का हौसला बढ़ाया। और उस समय हमें ये भी पता है परिस्थितियां जो थी 1971 के युद्ध में, वो परिस्थितियां क्या थी, उसमें सारा विश्व एक तरह से अमेरिका की अगुवाई में भारत के विरुद्ध खड़ा हो गया था और पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया था। लेकिन उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भारत ने हिम्मत नहीं हारी, और उसका नतीजा ये निकला कि भारत को साथ मिला एक ऐसे देश का। आप उसका आप जवाब दीजिए, आप दिमाग में सोचिए कौन सा वो देश होगा जिसने भारत का साथ दिया था 1971 में। अब मैं समझता हूँ कि जो भी हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप सब क्लास में जो भी लोग हैं वो
समझ पाएंगे कि मैं बात कर रहा हूँ सोवियत संघ की, यानी आज के रूस की। सोवियत संघ ने उस समय हमारा साथ दिया था, सिर्फ सोवियत संघ हमारे साथ खड़ा था, और वो हमारे साथ जो खड़ा था उसकी परिणति ये निकली कि पाकिस्तान दो हिस्सों में खंडित हो गया था। और पाकिस्तान, एक तो पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान, और जो पूर्वी पाकिस्तान है उसे तोड़ के बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का उदय हुआ था। ये बात मैंने आपको इससे पहले का जो हमारा लेक्चर है उसमें बताया था कि किन हालातों में 1971 में 16 दिसंबर 1971 को जब युद्ध समाप्त हुआ तो बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बना था। तो उस समय सोवियत संघ का हमें साथ मिला था और बाकी सारा विश्व हमारे खिलाफ था उस समय, ये चीज़ है। और 1965 का तो हमें पता ही है कि 1965 में भी एक युद्ध हुआ था। 1947-48 मतलब आज़ादी के तुरंत बाद जब विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान का, तब उन्होंने युद्ध करा, पाकिस्तान ने हमला बोल दिया हमारे ऊपर। मतलब आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि जैसे अगर मैं भारत का यहाँ मानचित्र बनाऊँ तो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये भारत है, ये हो गया, यहाँ पे हमारा ये कश्मीर हो गया, और यहाँ पे हमारा ये उत्तर पूर्व हो गया, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये गुजरात। तो यहाँ पे 3 युद्ध हुए। तो जो पहला युद्ध है वो तो हुआ था यहाँ पे जम्मू कश्मीर में 1947-48, जो मैंने आपको बताया पहला युद्ध। दूसरा जो युद्ध हुआ था वो ये था कि पाकिस्तान ने 2 बार हमला किया था भारत के ऊपर कुछ ही महीनों के अंतर में। पहला हमला उन्होंने यहाँ किया और दूसरा हमला उन्होंने यहाँ किया रण ऑफ कच्छ में। तो ये रण ऑफ कच्छ और कश्मीर, यहाँ पे 2 हमले हुए थे। तो ये था हमारा 1965 का युद्ध। और उसके बाद 1971 वाला जो था वो हम ये कहेंगे कि वो यहाँ पे हुआ था, यहाँ से बांग्लादेश एक नया देश बना था, तो इसलिए हम यहाँ पे 1971 लिख देते हैं। फिर उसके बाद कारगिल वाला जो युद्ध हुआ था 1999 का, तो उसको फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं 1999। तो ये भारत और पाकिस्तान का इतिहास है कि इतने सारे 4 युद्ध हो गए, 4 तो युद्ध देख लिए इन दोनों देशों ने। और युद्ध के साथ साथ एक समस्या और है पाकिस्तान के साथ भारत की, और वो समस्या है आतंकवाद की। आतंकवाद, युद्ध और आतंकवाद, ये 2 मुख्य समस्याएं हैं जो हम देखते हैं कि भारत इन बातों से तंग है पाकिस्तान की। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम युद्ध की बात करें तो युद्ध हम 1947 की बात कर लेते हैं। 1947-48 इसमें क्या हुआ था? 1947-48 में ये था कि जैसे हमें पता है कि 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिली, और उससे पहले ही 14 अगस्त को ही पाकिस्तान भारत से अलग हो गया था। तो ये जो भारत और पाक का विभाजन हुआ, तो पहले तो हम ये समझेंगे कि विभाजन हुआ, विभाजन। और विभाजन के बाद क्या हुआ? उसके बाद जो कश्मीर था, कश्मीर ये फैसला नहीं ले पाया था कि वो भारत के साथ जाए या फिर वो पाकिस्तान के साथ जाए, तो वो फैसला नहीं ले पा रहा था। अब यहाँ पे पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने क्या किया कि उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कश्मीर के ऊपर। कश्मीर के ऊपर यह दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। लेकिन जो वहाँ के राजा थे हरी सिंह, राजा हरी सिंह, उनकी ये थी सोच कि उन्हें ना भारत से जुड़ना है और ना उन्हें पाकिस्तान से जोड़ना है। उसके बाद पाकिस्तान ने ये भी कहा कि भाई यहाँ पे एक रेफरेंडम हो जाना चाहिए, रेफरेंडम। और वो ये था कि भाई इसको प्लेबिसाइड भी हम कह सकते हैं।
तो हरि सिंह जो हैं, अब उनको एक डर सता रहा था क्या कि जैसे ये कश्मीर है, तो कश्मीर में जो बहुसंख्यक जो लोग थे वो थे मुस्लिम आबादी के, जो बहुसंख्यक आबादी थी वो थी मुस्लिम, और हिंदू जो थे, ये राजा भी डोगरा थे, डोगरा राजपूत, तो हिंदू जो थे वो अल्पसंख्यक थे यहाँ पे, और लेकिन इनका राजा जो था वो एक राजपूत था, हरि सिंह। तो जो हरि सिंह है उनको यही था कि अब यही डर सता रहा था कि भाई अगर ये प्लेबिसाइड की बात हुई, तो रेफरेंडम की बात हुई, तो भी उसमें ये होगा कि जो ये अपना मत डालेंगे यहाँ के लोग, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो पाकिस्तान के साथ जुड़ने का फैसला ले लें। और उनकी एक सोच थी कि भाई अलग ही एक वो रह सकें। लेकिन अब ऐसे में पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर अपनी सेनाएं भेज दी, अपनी सेना भेज दी, और सेना को ऐसा नहीं कि सेना की सेना भेजी और उन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया। और साथ में अगर हम इसका मानचित्र देखें पाकिस्तान का और भारत का, तो आप ये पाएंगे कि जैसे ये भारत है, भारत के बाद ये पाकिस्तान है, और उसके बाद ये अफ़गानिस्तान है। तो यहाँ पे, यहाँ देख रहे हैं आप, ये छोटा सा इलाका है, मतलब ये वाला इलाका जो है, ये वाला इलाका, ये जो इलाका है ये अफ़गानिस्तान है। तो अफ़गानिस्तान बिल्कुल एक तरह से छूता हुआ है भारत से, मतलब ये भी भारत ही है, ये जो है ये भी भारत ही है। लेकिन अब क्या है कि अफ़गानिस्तान छू तो रहा है भारत को, लेकिन ये जो हिस्सा है ना, इसको अब ये पीओके बन चुका है। यानी कि जो 1947-48 का युद्ध हुआ था, 1947 का, 48 का, इसी आज़ादी के बाद, तो इन्होंने अफ़गानिस्तान से और पाकिस्तान से, यहाँ से तो जो कबायली होते हैं उनको, आतंकियों को, जिहादियों को, उन्हें इकट्ठा किया, और यहाँ से अपनी सेना को इकट्ठा किया, और उसके बाद उन्हें कश्मीर में घुसा दिया और कब्जा कर लिया। अब जब यहाँ पे घुसा दिया, तो उसके बाद भारत ने भी अपनी सेना भेजी, और भारत ने अपनी जो सेना भेजी थी, तो वो सेना भेजने के बाद भारत ने बुरी तरह से पाकिस्तान को हरा दिया था इसमें। और यहाँ पे ये बात थी कि भारत जो है वो पाकिस्तान पे भी कब्जा कर सकता था, पाकिस्तान के भी बहुत से हिस्से को हथिया सकता था उस समय भारत। लेकिन भारत की ये सोच नहीं रही है कि कभी से शुरुआत से ही भारत की ये सोच थी कि भाई किसी दूसरे देश के ऊपर कब्जा नहीं करना है हमें, और पाकिस्तान हमने दे ही दिया है उन्हें, तो फिर हम उनकी ज़मीन को क्यों कब्जाएं, तो बस ठीक है, वो चीज़ थी। अब यहाँ पे एक चीज़ है जो नेहरू की गलती के रूप में उसे प्रदर्शित किया जाता है, तो ये एक राजनीति का विषय है, उस पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि नेहरू ने उस समय 47-48 का जो युद्ध था, तो प्रधानमंत्री नेहरू ने ये मामला वो ले गए संयुक्त राष्ट्र में इस मामले को ले गए। और संयुक्त राष्ट्र में जब वो ले गए, तो वो किसी के बहकावे में आ गए थे, मतलब उन्हें ये था कि भी अमेरिका और ब्रिटेन उनकी मदद करेंगे। लेकिन वहाँ पे हुआ ये कि जो अमेरिका है, जो ब्रिटेन है, और जो बाकी के पश्चिमी देश हैं, उन सब ने ही यहाँ पे पाकिस्तान का साथ दिया। ये सारे जितने भी देश हैं, इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, इन्होंने भारत का साथ नहीं दिया, और भारत पे दबाव बनाया कि कश्मीर के मसले पे वो पाकिस्तान की मांग को मान लें। इस तरह का रहा 1947-48 का मामला। और उसी के बाद हमने देखा कि जैसे आप इस मानचित्र को देखेंगे, तो ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इन्होंने, पाकिस्तान ने कब्जा लिया, और ये हिस्सा बन गया पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं इसे। और पाक ने जो कब्जा रखा है जो हिस्सा कश्मीर का, वो पीओके कहलाता है आज की डेट में। इस तरह से है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले युद्ध की। तो अगला जो युद्ध था वो हुआ 1965 में। अब 1965 में क्या हुआ था कि जैसे हम फिर से देखते हैं कि ये भारत है, इस तरह से आप, ये भारत है ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। अब 1965 की हम बात कर रहे हैं। 1965 में पाकिस्तान ने, यहाँ पे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान ने कुछ ही महीनों के अंतर में, पहले तो यहाँ पे कश्मीर में, और फिर यहाँ गुजरात में ना, जैसे ये रण ऑफ कच्छ है, ठीक है, तो ये ऐसे, ये रण है, इन्हें रण कहते हैं। तो जो ये क्रीक्स हैं, ये क्रीक कहते हैं इन्हें,
क्रीक, इंग्लिश में इसे क्रीक कहते हैं। तो यहाँ पे एक क्रीक है सर क्रीक, सर क्रीक, सर क्रीक। तो उसके ऊपर लड़ाई हुई थी। इसमें लड़ाई ये हुई थी कि पहले तो पाकिस्तान ने यहाँ हमला कर दिया, उसके बाद पाकिस्तान ने यहाँ हमला कर दिया, तो 2 हमले कर दिए कुछ ही महीनों में। और इन हमलों के बाद अब जवाबी कार्रवाई तो करनी थी भारत को। तो भारत ने जो जवाबी कार्रवाई करी, उस जवाबी कार्रवाई के तहत ये युद्ध शुरू हो गया। और इसमें बहुत सारे हम ये भी देखेंगे, बहुत सारे कारक भी रहे थे कि 1965 का युद्ध किया क्यों। 47-48 का जो युद्ध हुआ था उसमें तो पाकिस्तान हार ही गया था भारत से, लेकिन 1965 का जो युद्ध हुआ ये क्यों हुआ, इसके पीछे बहुत से कारण हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे 1962 की बात करें तो उसमें क्या हुआ था, उसमें भारत और चीन का युद्ध हुआ था, भारत और चीन का युद्ध हुआ था। 1963 में क्या हुआ था, 1963 में पाकिस्तान ने शाक्सगम वैली, शाक्सगम वैली को चीन को दे दिया था। शाक्सगम कहाँ पे, ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये है, ये जो इलाका है ना, ये वाला इलाका, ये शाक्सगम है। ये जो लिखा है ना, एरिया सेडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना क्लेम्ड बाय इंडिया, तो ये शाक्सगम है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये इलाका, ये शाक्सगम वैली है। अब इसमें शाक्सगम वैली का क्या था कि ये पीओके का ही पार्ट था, मतलब जो पाकिस्तान ने जो कश्मीर को कब्जा रखा है, तो उसमें ये शाक्सगम वैली थी। और इस शाक्सगम को शाक्सगम वैली को पाकिस्तान ने चीन को दे दिया और ये घोषणा कर दी कि चीन के साथ हमारा जो सीमा विवाद है, चीन के साथ हमारी जो सीमा है उसमें कोई अब विवाद रहा नहीं है, विवाद सुलट चुका है, उसमें कोई विवाद रहा नहीं है, ये चीज़ बोल दी। तो यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं कि शाक्सगम वैली है। तो शाक्सगम ये चीन को दे दिया। और 1964 में हमें पता है, 1964 में 2 चीज़ें हुई थी। एक तो ये हुआ था कि चीन ने अपना परमाणु परीक्षण कर लिया था, और इसके बाद नेहरू जी जो हैं उनकी भी मृत्यु हो गई थी 1964 में, ये नहीं रहे थे नेहरू जी। तो ये चीज़ 1962, 63, 64 में ये सब हुआ। और 1965 में ये भी एक और चीज़ हुई थी, एक पिंडी पाक पैकिंग गुट भी बन गया था। तो ये पिंडी पाक पैकिंग गुट क्या है, पिंडी तो हम कहेंगे रावल पिंडी यानी पाकिस्तान। पिंडी पैकिंग जकार्ता था ये, मैं पिंडी पाक पैकिंग कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, मैं इसे सही करता हूँ। पिंडी पैकिंग जकार्ता। पिंडी पैकिंग जकार्ता ऐसे गुट बन गया था। तो इसमें पिंडी तो हो गया पाकिस्तान, पैकिंग हो गया बीजिंग जो है राजधानी चीन की, और जकार्ता हो गया इंडोनेशिया। तो अब ये समझिए कि यहाँ पे तो हो गया पाकिस्तान, यहाँ पे हो गया ये पैकिंग यानी चीन, और यहाँ हो गया इंडोनेशिया। तो जब ये 3 तरफ से एक तरह से भारत को घेर लिया इन्होंने, इनकी ये सोच थी, ये पाकिस्तान को ये भी लग रहा था।
और दूसरा ये भी पता है कि ये जो समय था ना 1965 का, इस 1965 के समय भारत में अन्न की बहुत कमी हो गई थी। अनाज को लेके एक तरह से अनाज की भारी कमी थी। इसीलिए हमें ये पता है कि 1966 में इंदिरा गांधी जी अमेरिका गई थी और उन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत भी करवाई थी। नॉर्मन बोरलॉग जो कि एक वैज्ञानिक थे, अमेरिकी वैज्ञानिक, मैक्सिको की भी इसमें मदद ली गई थी और यहाँ पे हरित क्रांति को शुरू किया गया था। वहाँ से वो इस तरह की उन्नत किस्में लेके आए थे अनाज की, और उसके बाद भारत में हरित क्रांति भी शुरू हुई थी। और इसी दौरान हमें ये भी पता है कि जब ये सारी चीज़ें हो गई तो 64 में जब चले गए थे नेहरू जी, तो इसके बाद जो हमारे प्रधानमंत्री आए थे वो आए थे लाल बहादुर शास्त्री जी। और शास्त्री जी ने इसी दौर में, जब 1965 में ये युद्ध हुआ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये युद्ध 1965 में हुआ था, तो इसी दौर में हम देख रहे हैं कि एक तो युद्ध हो गया, मतलब ये सारी चीज़ें देख के, इन सब बातों से उत्साह में आके पाकिस्तान ने हिमाकत कर दी कि उसने पहले तो यहाँ पे और फिर उसके बाद यहाँ पे भारत के ऊपर कर दिया हमला। और हमले के जवाबी कार्रवाई के रूप में भारत ने पाकिस्तान को बहुत तगड़ी शिकस्त दी और उसके बाद फिर पाकिस्तान वहाँ से हार गया और पिट के वापस अपना लौट गया अपने घर को। तो इसी दौरान हमें जो ये शास्त्री जी थे, इन्होंने वो नारा भी दिया था जिसको हम सब कहते हैं कि जय जवान जय किसान। ये जय जवान जय किसान यहाँ पे पूरी तरह से चरितार्थ हो रहा है कि इसकी हम इसलिए इसे हम समझ सकते हैं इसके महत्व को कि जवान तो यहाँ पे युद्ध कर रहा था 1965 का, ये वाला युद्ध, और किसान जो है वो खेती कर रहा था ताकि वो अपना भी पेट भर सके, जवानों का भी पेट भर सके और पूरे देश की जनता का भी पेट भर सके। तो ये 1965 के दौर की बात है। अब हम अगले युद्ध की बात करते हैं कि इसके बाद एक और युद्ध हुआ था, उसमें क्या रहा उसकी भी थोड़ी सी बात करते हैं। 1971 की बात करते हैं। 1971 देखिए, 1971 में जैसे ये है पश्चिमी पाकिस्तान और ये है पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, और यहाँ बीच में है भारत, ऐसे कर लेते हैं, ये भारत है बीच में, ये पाकिस्तान है, ये है वेस्ट पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, और ये है ईस्ट पाकिस्तान यानी पूर्वी पाकिस्तान। ऐसे हो गया, ये भारत, ठीक। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं कि ये पाकिस्तान है, ये दो पाकिस्तान है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे जो ये यहाँ के ये पूर्वी पाकिस्तान के लोग हैं, ये और पश्चिमी पाकिस्तान के लोग, ये मुख्यतः थे उर्दू भाषा बोलने वाले और ये मुख्यतः बांग्ला भाषा बोलने वाले। इसको इस तरीके से हम समझेंगे। भाषा के आधार पे इनके बीच में असमानता थी और इनके ये एक तरह से अलग अलग, जो ये अलग एक दूसरे की पहचान है इनकी, वो भाषा के आधार पे ऐसे थी। फिर उसके बाद ये जो यहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान के लोग हैं, ये अपने आप को ये समझते थे कि ये ज़्यादा, मतलब अगर हम उसकी भी बात करें, जो आबादी की बात करें, तो आबादी और आबादी के साथ साथ अगर बात करें जो संपदा है, जो रिसोर्सेस, वो, और प्रगतिशीलता की अगर बात करें तो ये प्रगतिशील भी हैं। अब यहाँ पे क्या होता था कि ये आबादी में भी ज़्यादा हैं, लेकिन जो
वर्चस्व था वो पश्चिमी पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर चल रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 1970 में हुए चुनाव, और 1970 में जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव के बाद जो दो गुट थे, एक तो पश्चिमी पाकिस्तान की राजनीतिक दल और एक पूर्वी पाकिस्तान के राजनीतिक दल। अब यहाँ पे जो नेता थे पूर्वी पाकिस्तान के, वो थे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान, यहाँ पे मैं मुजीब लिख देता हूँ, ये बांग्लादेश का जो आप देखेंगे लेक्चर तो उसमें आपको मिल जाएगा, शेख मुजीबुर रहमान। अब जब चुनाव के नतीजे आए तो शेख मुजीबुर रहमान का जो राजनीतिक दल था उसकी आ गई सबसे ज़्यादा सीटें, यानी कि वो चुनाव जीत गए, चुनाव जीत गए। अब शेख मुजीबुर रहमान चुनाव जीत गए तो उसके बाद यहाँ के जो राजनीतिक दल थे और जो मिलिट्री शासक थे, सैन्य शासक थे, सैन्य की जो सेना का जो नेतृत्व था, उन सबको ये लगा कि अब ये या तो हमारे ऊपर राज करेंगे, जो कि इन्हें सहन नहीं था, स्वीकार्य नहीं था, और दूसरा ये था कि अगर हम इनकी ज़्यादा चली तो ये भी हो सकता है कि ये अपने आप को अलग ही कर लें, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग हो जाए। जैसे यहाँ पे बात होती है कि यहाँ पे पाकिस्तान का ही एक 4 यहाँ पे हैं जो प्रांत हैं, तो एक प्रांत है यहाँ पे जैसे हम कहते हैं बलूचिस्तान, तो जो बलूचिस्तान है वो भी यहाँ पे अलग होने की बात करता है। तो उसी तरह से यहाँ पे ये था कि भी ये जो शेख मुजीबुर रहमान हैं ये अब जीत तो गए हैं और ये इसको अलग कर सकते हैं पाकिस्तान से और एक नया अलग देश बना सकते हैं। तो इन सब बातों पे, और दूसरा उर्दू भाषा जो यहाँ पे थोपी जा रही थी बांग्ला भाषी लोगों के ऊपर, फिर ये भी कहा जा रहा था कि जो ये बांग्ला भाषा है इसकी जो लिपि है वो है देवनागरी, नागरी लिपि है। तो इस लिपि को वो कह रहे थे कि भी इसको ना अरबी लिपि में होना चाहिए, ये भी वो कर रहे थे, मतलब छेड़खानी कर रहे थे बेशक मूलतः इनकी संस्कृति के साथ, और ये इन्हें स्वीकार्य नहीं था। तो इस सब के बाद इसमें बहुत सारे कारक आ जाते हैं, लेकिन मुख्य जो था वो सत्ता का था कि भाई इनको अपना नियंत्रण इनके ऊपर बनाए रखना था, पश्चिमी पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर। और इसी सब के बीच में फिर इन्होंने एक अपना ऑपरेशन सर्च लाइट ये शुरू करा, और ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत इन्होंने क्या किया कि जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग हैं ये पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के ऊपर अत्याचार करने लगे, बांग्ला भाषियों के ऊपर। अब कौन कौन से ये लोग थे जिनके ऊपर ये अत्याचार कर रहे थे? तो ये जो अत्याचार हो रहा था ये हो रहा था बिहारी मुस्लिमों के ऊपर, ये अत्याचार हो रहा था बांग्ला भाषियों के ऊपर, और ये अत्याचार हो रहा था हिंदुओं के ऊपर। इनके ऊपर ये अत्याचार हो रहा था, पुरुषों को मारा काटा जा रहा था, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, और यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा था। तो इस तरह से ये अत्याचार हो रहा था। अब इस सब के संदर्भ में फिर शेख मुजीबुर रहमान जो है, इन्होंने आवामी लीग इनके दल का नाम था, और इन्होंने एक मुक्ति वाहिनी की शुरुआत करी। जो मुक्ति वाहिनी थी, इन्होंने मुक्ति की बात करी। ये कह रहे थे कि हमें पश्चिमी पाकिस्तान से मुक्ति चाहिए, और मुक्ति वाहिनी का विरोध जो कर रहे थे, और मुक्ति वाहिनी जो ये अत्याचार जो लोग कर रहे थे, अगर हम अत्याचार की बात करें कि ये लोग कौन थे, तो ये अत्याचार करने वाले लोग जो थे ये एक तरह से वो थे जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे, उनके द्वारा ये अत्याचार हो रहा था। यहाँ पे हम जमात ए इस्लामी की बात कर सकते हैं, जमात ए
इस्लामी और भी लोग जिन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान की मदद करी थी। इन्हें रज़ाकार भी कहा जाता है। इस तरह से रहा था। अब ये सारा हो गया। तो जब हमने बात कर ली ऑपरेशन सर्च लाइट की, और यहाँ पे 1965 का भी मैं आपको बता दूं कि इसके ऑपरेशन का नाम क्या था जो इन्होंने हमला किया था पाकिस्तान में। तो इसका नाम था ऑपरेशन जिब्राल्टर। ये जिब्राल्टर क्या है? ये जिब्राल्टर ये है कि जैसे आप देखेंगे ना यूरोप को, तो यूरोप का जो स्पेन है, स्पेन के नीचे है मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, और उसके नीचे है आपका मोरक्को। तो मोरक्को और स्पेन को जो जोड़ने वाला एक छोटा सा एक हिस्सा है ज़मीन का, उसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। मतलब वो पानी है, पानी का हिस्सा है, तो उसे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहते हैं। तो उस जगह को जिब्राल्टर कहते हैं। जिब्राल्टर नीचे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। तो ऑपरेशन जिब्राल्टर जो ये नाम रखा गया ये वही है कि यहाँ पे है मोरक्को, यहाँ पे है स्पेन, और मोरक्को ने स्पेन के ऊपर जो ये मुस्लिम आक्रमण हुआ था मोरक्को से स्पेन के ऊपर, तो वो ऑपरेशन जिब्राल्टर जो ये नाम रखा गया है उसी की तर्ज पे है कि मुस्लिम आक्रमण जो था, तो इसलिए यहाँ पे इसका नाम ऑपरेशन जिब्राल्टर था। और अभी ये ऑपरेशन सर्च लाइट की हम बात कर रहे हैं, ये 1965 का था वो, ये 1971 का है। अब इसके बदले में जो मुक्ति वाहिनी है, इसका साथ इंदिरा गांधी ने दिया। इंदिरा गांधी ने इन्हें आर्थिक मदद करी, और सैन्य हथियार ये सब भी उपलब्ध करवाए। तो ये सारी मदद इंदिरा गांधी ने इनकी करी, और मदद करी तो उसका परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम निकला कि 4 दिसंबर 4 से लेके 16 तक, 16 दिसंबर को एक नए देश का उदय हुआ, इसका नाम था बांग्लादेश। जो ये युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का। अब यहाँ पे मैंने बात करी कि ये तो पाकिस्तान में एक तरह से गृह युद्ध चल रहा था, ये एक तरह से गृह युद्ध चल रहा था पाकिस्तान में, और इसमें भारत कहाँ से आ गया? तो भारत कहाँ से आ गया उसकी अब बात करते हैं। तो भारत ऐसे आ गया कि मार्च के महीने में इंदिरा गांधी 1971 में ही इंदिरा गांधी जो है वो मार्च के महीने में गई अमेरिका और ब्रिटेन के दौरे पे, और उन्होंने बताया कि कैसे पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर मानवाधिकारों का हनन कर रहा है, मानवाधिकारों का हनन कर रहा है। अब मानवाधिकारों का हनन हो रहा है तो वहाँ पे यूएस और यूके यानी ये अमेरिका और ब्रिटेन, यहाँ से कोई सकारात्मकता नहीं दिखी, कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद जुलाई की बात करते हैं। जुलाई में अमेरिका के विदेश मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहेंगे हम उन्हें, तो वो हेनरी किसिंगर थे। किसिंगर ये पाकिस्तान की मदद से चीन गए। अब देखिए ये शीत युद्ध का दौर है और इसमें 2 गुट हैं, एक है पूंजीवादी गुट और एक है साम्यवादी गुट।
और दोनों की अगुवाई कर रहे हैं शीत युद्ध की जो दो महाशक्तियाँ थी। पहली हो गई पूंजीवादी गुट के जो अगुवाई कर रहे हैं वो है अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, और साम्यवादी गुट की जो अगुवाई कर रहा है वो है सोवियत संघ, यूएसएसआर। और उसका यूएसएसआर का, सोवियत संघ का जो चेला है वो है चीन। और अब यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है आश्चर्यजनक रूप से, कि जो अमेरिका है वो चीन यात्रा पे गया हुआ है। ये हम 1971 की बात कर रहे हैं। और कौन गया है? राष्ट्रपति नहीं, ये विदेश मंत्री हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंगर। हेनरी, ये इसमें मध्यस्थता किसने करी? इसमें जो मुख्य भूमिका निभाई वो पाकिस्तान ने निभाई। तो पाकिस्तान की मदद से अमेरिका के विदेश मंत्री चीन यात्रा पे गए। और जो ये युद्ध चला था, जो मैंने आपको बताया कि 4 से 13 तारीख तक चला था, तो 10 तारीख के आसपास ये चीज़ थी कि जो ये किसिंगर है ना, किसिंगर ने चीन के जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व को ये भी कहा कि आप अगर चाहें, अच्छा ये चीज़ तो, ये तो अभी तो हम जुलाई में है ना, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी तो दिसंबर में आएंगे, युद्ध होगा उसके बाद, तो इसको भी हटा देते हैं। अभी सिर्फ हम जुलाई में ही हैं। तो जुलाई में ये ऐसे गए, और जब ये यहाँ चीन यात्रा पे गए तो उसमें इन्होंने एक बीच में ये इन्होंने प्रस्थान लिया और भारत में रुके। और भारत में रुक के इन्होंने क्या किया कि जो मैंने आपको बताया कि इंदिरा गांधी मदद कर रही थी आर्थिक रूप से यहाँ पे, और सैन्य रूप से भी, मुक्ति वाहिनी की, ठीक है। और तो इन्होंने क्या किया कि भारत में रुक के इन्होंने भारत को चेतावनी दी। इन्होंने भारत को चेतावनी दी। चेतावनी क्या दी? कि पाकिस्तान के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना करें। आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना करें, ये चीज़ उन्होंने बोली। तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये भी दिख रहा है कि जो ये दोहरे मापदंड है ना अमेरिका के, मानवाधिकारों की एक तरफ वो दुहाई देता है, तो यहाँ पे आप देख लो, ये है इसका दोहरा मापदंड अमेरिका का, कि यहाँ पे मानवाधिकारों का हनन हो रहा है पाकिस्तान के द्वारा, पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा, पूर्वी पाकिस्तान अपने ही देश में। और वो अगर भारत उसमें कुछ हस्तक्षेप कर भी रहा है, मानवता के नाते भी कर रहा है, तो वो उसको कह रहा है कि आप आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें पाकिस्तान के, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आता है अगस्त। इन्होंने तो अपना चेतावनी दे दी। तो चेतावनी देने के बाद 1971 में ही अगस्त में भारत चेतावनी खा के बैठा हुआ है। तो इसके साथ सोवियत संघ ने एक संधि पे हस्ताक्षर कर लिए। और वो संधि क्या थी? वो संधि थी ट्रीटी ऑफ परपेचुअल पीस, कोऑपरेशन एंड फ्रेंडशिप, यानी कि एक समझौता, स्थायी शांति, सहयोग और मित्रता। शांति, सहयोग और मित्रता को लेके इनके बीच में एक संधि हुई, एक समझौता हुआ, इसे हम संधि कह सकते हैं। और ये 20 साल के लिए हुआ था, 1971 से लेके 1991 तक के लिए प्रभावी रहेगा। 20 साल के लिए ये ट्रीटी हुई। और इसमें एक, इसी ट्रीटी के अंदर एक था आर्टिकल, अनुच्छेद
इसका अनुच्छेद 9वें अनुच्छेद में ये लिखा था कि एन अटैक ऑन वन वुड बी डीम्ड टू बी एन अटैक ऑन बोथ, यानी कि एक पे अगर आक्रमण हुआ तो उसको दोनों पे आक्रमण माना जाएगा। तो आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि सीधा सीधा सोवियत संघ ने, रूस जिसका अगुवाई कर रहे थे, 15 देश थे सोवियत संघ में, तो उसमें रूस उसका अगुवाई कर रहा है, तो ये सोवियत संघ ने वहाँ पे ये चीज़ बोली कि अगर भारत को हाथ भी लगाया तो तुम्हारी उंगलियां, हाथ, सब कुछ तोड़ देंगे। ये इसका मतलब था। पूरी तरह से चेतावनी थी। और ये चेतावनी किसको थी? ये चेतावनी इस एंटी इंडिया यूएस, पाक, चाइना, ये तिकड़ी बन गई थी ना, एक्सेस तिकड़ी बन गई थी। ये तिकड़ी किस किस की थी? है यहाँ पे इसमें अमेरिका है सबसे बड़ी शक्ति, इसमें चीन है उससे बड़ी शक्ति, और इसमें पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान को तो ये इस्तेमाल कर रहे हैं भारत के खिलाफ। पाक, अमेरिका और चीन, ये तीनों एक हो गए थे। और जो ये तिकड़ी थी ये भारत को डरा धमका रहे थे। और इनके साथ बाकी भी जो पश्चिमी देश थे, फ्रांस को भी इसमें हम ले लेंगे, ब्रिटेन को भी ले लेंगे, वो सब भी थे इसमें। तो ये सब भारत के खिलाफ थे। लेकिन यहाँ पे सोवियत संघ ने भारत के साथ ये संधि पे, समझौते पे हस्ताक्षर कर लिए थे। और ये अनुच्छेद 9 मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। तो ये चीज़ थी। अब इसके बाद क्या होता है? ये हो गई बात अगस्त की। अगस्त में ऐसा हुआ, ये आप देखिए। इसके बाद 1971 में ही दिसंबर में हो गई हद पार। दिसंबर में हद पार हो गई। कैसे? कि जैसे ये है भारत, इस तरह से यहाँ पे हो गया बांग्लादेश। तो बांग्लादेश तो अभी बना है, ये था पूर्वी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान कह सकते हैं उसे, पूर्वी पाकिस्तान। अब यहाँ पे ऑपरेशन सर्चलाइट चल रहा है। और ऑपरेशन सर्चलाइट के बाद जो यहाँ के एक जो लोग हैं यहाँ के, वहाँ मारकाट मच रही है, बच्चों को भी नहीं छोड़ा, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है। किन किन पे अत्याचार हो रहे हैं वो मैंने बताया। तो वो बचने के लिए यहाँ पे अपने पड़ोसी देश भारत में शरण लेने के लिए आ गए। तो एक शरणार्थी संकट, रिफ्यूजी क्राइसिस, शरणार्थी संकट भारत पे आन पड़ा था। इसमें लगभग 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ के आसपास शरणार्थी भारत में घुस आए थे। अब ये भारत के लिए बहुत बड़ा एक संकट बनने जा रहा था। कैसे? भारत की अर्थव्यवस्था पे एक बहुत बड़ा संकट था ये। उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके भी एक संकट था। उसकी स्थिरता को लेके भी ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा था। तो इन सब बातों के मद्देनज़र फिर हमने देखा कि इंदिरा गांधी ने मुक्ति वाहिनी को मदद पहुंचाई। अब जब इन्होंने ऐसा किया तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या हुआ। यहाँ पे अमेरिका ने अपने युद्धपोत को भेज दिया बंगाल की खाड़ी में ऐसे। और यहाँ से ब्रिटेन ने भी अपना युद्धपोत भेज दिया, वो भी आ रहा था यहाँ पे। और फ्रांस वगैरह के भी आ रहे थे, पश्चिमी देशों के वो भी आ रहे थे। तो ये भारत को घेर रहे थे। और चीन तो था ही यहाँ पे। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि 10 तारीख को, यानी कि ये जो युद्ध चला था
ये जो अब युद्ध शुरू हो चुका है, क्योंकि युद्ध किस लिए हुआ, क्योंकि ये शरणार्थी संकट आ गया। अब शरणार्थी संकट आ गया तो फिर इंदिरा गांधी जी ने उनकी मदद करी, मुक्ति वाहिनी की मदद करी, तो फिर ये युद्ध शुरू हो गया। और इस युद्ध में 10 तारीख को हमने देखा कि 10 तारीख को अमेरिका चीन को ये कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि भारत के कारण दक्षिण एशिया में जो स्थिरता है उसको खतरा पहुंच रहा है, तो आप भारत पे हमला कर सकते हैं। तो चीन अब ये कह रहा था कि भाई आपका क्या भरोसा। चीन ने सोचा कि जब 1962 में हमने युद्ध किया था तब आपने यही अपना जहाज़ भेज दिया था बंगाल की खाड़ी में, और वो भी हमें धमकाने के लिए, हमारे पर हमला करने के लिए आपने भेज दिया था। और उसी से डर के तो हमने युद्ध से हमने घोषणा कर दी थी कि हम युद्ध से पीछे हट रहे हैं। ये सोचा चीन ने। और वास्तविकता ये है कि चीन को ये पता था कि पलड़ा किसका भारी है। यहाँ पे भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा है इसमें जीत कौन रहा है, तो चीन को पूरा अंदाज़ा था। इसलिए चीन यहाँ अमेरिका की बातों में आया नहीं। और 10 दिसंबर को जो कथित रूप से ये कही जा रही है 4 से लेकर 13 दिसंबर तक ये युद्ध हुआ, 16 दिसंबर तक ये युद्ध हुआ था, तो जो 10 दिसंबर को ये चीज़ बोली गई है इसमें चीन बातों में नहीं आया अमेरिका की। भारत का अहित तो वो चाहता था, लेकिन उसने भारत के ऊपर हमला करने की हिमाकत नहीं करी, क्योंकि उसको पता है कि उसके भारत के पीछे खड़ा कौन है। भारत के पीछे चीन का पितामह खड़ा है, सोवियत संघ। तो उसके बाद अमेरिका ने अपने जहाज़ भेजा। अब अमेरिका ने जब जहाज़ भेजा तो भारत घिरा हुआ है पूरी तरह से। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे सोवियत संघ ने कुछ ऐसा किया जिसके कारण हम आज तक सोवियत संघ का सम्मान करते हैं। सोवियत संघ ने यहाँ पे क्या किया, सोवियत संघ ने यहाँ पे अपना जहाज़ भेज दिया और उस जहाज़ ने रोक दिया इसको। यहाँ पे आके अड़ गया ये अमेरिका के जहाज़ के सामने। अब अमेरिका का जहाज़ यहाँ पे सामने अड़ गया, इसको भेज दिया वापस, ये अड़ गया यहाँ पे। अब अमेरिका क्या भारत के और पाकिस्तान की लड़ाई के चक्कर में क्या वो इतना मूर्ख है, क्या वो इतना बुद्धिहीन है कि वो सोवियत संघ से युद्ध में उतर जाएगा सोवियत संघ के साथ? नहीं। तो यहाँ पे अमेरिका को रोक लिया यहाँ पे सोवियत संघ ने, और अमेरिका ने चुप लगा गया यहाँ पे। उसके बाद ये ब्रिटेन है, इसने चुपचाप अपना मुंह मोड़ दिया और वापस अपनी तरफ अपने देश की ओर चला गया। तो ये भी वापस मुड़ गया। तो ऐसे हमने देखा कि 1971 में सोवियत संघ ने भारत की मदद करी, और इसके बाद 16 दिसंबर को एक नया देश बांग्लादेश बन के आया। जो इतनी बड़ी सेना थी पाकिस्तान की, उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। और वो आत्मसमर्पण जो उन्होंने किया, तो वो पाकिस्तान के लिए आज तक एक इतना बड़ा घाव है, इतना बड़ा जख्म है, जो वो भुला नहीं पाया है। पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया। तो ये बहुत ही एक शर्मनाक हार थी पाकिस्तान की। इस शर्मनाक हार को पाकिस्तान आज तक भुला नहीं पाया है। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद साथियों 1999 के बारे में भी हमें पता है। 1999 में क्या हुआ था? 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। कारगिल युद्ध में भी, कारगिल जो है वो लद्दाख में है, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख है उस तरह से लद्दाख में कारगिल है। और कारगिल में युद्ध हुआ था 1999 में। तो उसमें भी हमारे सैनिकों की, वीर सैनिकों की शहादत हुई थी, लेकिन इसमें जो हार हुई थी वो पाकिस्तान की हुई थी। तो ये 4 युद्ध, मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि ये 4 युद्ध रहे जो कि भारत और पाकिस्तान का एक स्याह अतीत है, एक काला इतिहास है कि 4 युद्ध जिनकी हम बात करते हैं। ठीक। तो जो
मुख्य रूप से जो बातें हैं, मैंने आपको इन युद्ध के बारे में हल्का हल्का बता दिया कि इस तरह से 4 युद्ध रहे थे और इन चारों ही युद्ध में हमेशा विजेता के रूप में भारत ही उभर के आया। और इस कारण से जो पाकिस्तान है वो भारत से कितनी घृणा करता होगा, कितनी नफरत करता होगा, ये आप सोच ही सकते हैं कि कितना नापसंद करता होगा वो भारत को। आतंकवाद की हम बात करें तो आतंकवाद की समस्या जो है ये बहुत ज़्यादा है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। पहले इसमें ये था कि जब हम अमेरिका से बात करते थे कि पाकिस्तान जो है, जैसे यहाँ पे यूरोपीय संसद ने कहा कि ये आतंकवाद का प्रसार करता है, परमाणु हथियार जो हैं उनका प्रसार करता है, कट्टरता का प्रसार करता है, तो उसका गढ़ है। ये यूरोपीय संसद ने इस बात को स्वीकार किया 2007 की अपनी एक रिपोर्ट में। तो ऐसा उन्होंने बताया यूरोपीय संसद ने। और ये लेकिन 2001 के बाद की बात है, क्योंकि 2001 से पहले की स्थिति कुछ और थी। तब जो पश्चिमी देश हैं वो कहते थे कि आतंकवाद जो है ना वो एक भारत का अंदरूनी मसला है, वो भारत की दिक्कत है, उससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कोई लेना देना नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए वो एक समस्या नहीं है। लेकिन जब 9/11 हुआ, 9/11 हुआ, यानी कि 11 सितंबर को जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद अमेरिका की आंखें खुली और अमेरिका ने आतंकवाद को गंभीरता से लेना शुरू किया और आतंकवाद को स्वीकार किया, एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में स्वीकार किया। तो अब हम आतंकवाद के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि कैसे कैसे रहा। उन्नीस 1999 में ही एक और बात हुई थी। उन्नीस 1999 में एक हवाई जहाज़ था, कंधार कहाँ पे? अफ़गानिस्तान में। तो कंधार हाईजैक, यानी कि विमान का, हवाई जहाज़ का अपहरण। क्या हुआ था कि ये भारत है और ये है नेपाल। ये पाकिस्तान, ये अफ़गानिस्तान। तो नेपाल से ये हवाई जहाज़ उड़ा और जब ये उड़ा तो इसका अपहरण हो गया और अपहरण करने के बाद हवाई जहाज़ को इधर उधर ले जाया गया और अंततः उसको अफ़गानिस्तान के कंधार में रोका गया। कंधार में उसको लेके चले गए आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। और उसकी एवज में जो उसमें यात्री थे, भारतीय यात्री भी थे उसमें बहुत सारे, उसमें जो यात्री थे उनको मुक्त करने की एवज में भारत की जेल में बंद 3 आतंकवादियों की रिहाई कराई गई। 3 आतंकवादियों की रिहाई कराई गई। इन्हीं में से एक आतंकवादी था मौलाना मसूद अजहर। इसके बाद 2001 में हमने देखा कि 9/11 हम कहेंगे इसे, यानी कि 11 सितंबर 11 को अल-कायदा ने ओसामा बिन लादेन की अगुवाई में, अल-कायदा काम कर रहा था और अल-कायदा ने विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ट्विन टावर्स, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स
इसमें 2 हवाई जहाज़ों को का अपहरण करा, फिर से हवाई जहाज़ का अपहरण हुआ और वो इन इमारतों के अंदर पेवस्त कर दिए। तो ये एक इस तरीके की आतंकवादी घटना थी जैसी आज तक देखी नहीं गई थी। और उसके बाद अभी हमने देखा कि 1999 में विमान का अपहरण हुआ, और यहाँ पे अपहरण तो हुआ ही हुआ, अपहरण के बाद इस घटना को भी अंजाम दिया कि हवाई जहाज़ के लोग भी मारे गए, और ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, ये इसमें जो लोग कार्य कर रहे थे अपने दफ्तरों में, वो लोग भी मारे गए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स में। तो ये सितंबर में हुआ। और इसी साल 2001 में ही हमने ये भी देखा कि दिसंबर में भारत की जो संसद है उस पे हमला हुआ था, भारत की संसद पे हमला हुआ था। और ये जो संसद पे हमला हुआ था, और उसके साथ साथ हमने ये देखा कि 2008 में भी एक हमला हुआ था। 2008 का जो हमला था वो था मुंबई की जो घटना थी, जिसमें हम कसाब की बात करते हैं। कसाब पकड़ा गया था उसमें जिंदा। तो वो जो मुंबई में जो आतंकी घटना हुई थी, आतंकी हमला हुआ था, ये जो 2 वारदातें हुई थी 2001 की भारत में दिसंबर में, और 2008 की मुंबई में, तो दिल्ली और मुंबई में, ये जो दोनों घटनाएं हुई थी ये इसी बंदे ने कराई थी, इसी आतंकवादी ने कराई थी, मौलाना मसूद अजहर, जिसकी रिहाई हुई थी अभी 1999 में। 3 आतंकवादी जो छोड़े थे उनमें से एक ये मौलाना मसूद अजहर था, और उसने इन दो आतंकी घटनाओं को भारत में अंजाम दिया था। वो अलग बात है कि बाद में भारत ने बहुत कोशिश करी, और मैंने अभी आपको जो बताया कि जो पाकिस्तान है वहाँ पे एक आतंकी लश्कर तैयबा संगठन है वो चलता है, और जैश ए मोहम्मद, ये 2 चलते हैं। तो इनके जो लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद, इसमें जो 2 लोग हैं जो इनका नेतृत्व करते हैं, तो एक तो यही है मौलाना मसूद अजहर, और एक है मक्की। ये 2 लोग हैं, यही इसका नेतृत्व करते हैं, इन दोनों संस्थाओं का। लश्कर तैयबा सीधे तौर पे एक आतंकी संस्था है, और जैश ए मोहम्मद जो है वो क्या करती है, वो लोगों का ब्रेन वॉश करती है, मतलब उनको ऐसी तालीम देते हैं कि आतंकवाद के लिए, जैसे कि अगर एक को बैन कर दिया जाए तो दूसरी चलती रहे, इस तरह से इन्होंने 2 बना रखे हैं अपने, और ये आपस में जुड़े हुए हैं दोनों संस्थाएं, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद। और इनके जो नेता हैं, एक मौलाना मसूद अजहर है और एक मक्की है, और ये दोनों भी आपस में मिले हुए हैं, ये दोनों जीजा साले हैं, एक दूसरे का बहनोई है। तो इस तरह से ये मसूद और मक्की हैं। और भारत ने अपने प्रयासों के बाद हमने ये देखा था कि भारत ने सफलता पाई है बहुत बड़ी, और वो सफलता ये है कि इन दोनों को ही ग्लोबल टेररिस्ट का एक टैग इनके ऊपर लग चुका है। ग्लोबल टेररिस्ट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकी, इसका टैग इनके ऊपर लग चुका है। अभी तक ये लग नहीं पा रहा था, और इसमें जो ये नहीं लग पा रहा था, इसमें वही वाली बात है कि इसमें कौन बाधा उत्पन्न कर रहा था। ये संयुक्त राष्ट्र में जा रहा था, इसमें बाधा कौन उत्पन्न कर रहा था, एक देश है जो बार बार इसमें वीटो कर रहा था, वीटो। तो वीटो कौन करेगा, मतलब क्या लगता है आपको, अमेरिका करेगा, ब्रिटेन करेगा, या फ्रांस करेगा? ये तीनों तो नहीं करेंगे, ये तीनों तो एक साथ सहमत रहते हैं। तो फिर कौन बचा, सोवियत संघ और चीन। तो क्या लगता है आपको कौन करेगा, पाकिस्तान का साथ यहाँ पे चीन देगा। तो ये जो घटना थी जो मैंने आपको बताई, ये जो मुंबई में जो हमला हुआ है आतंकी, ये हुआ था नवंबर में।
और इसी साल एक चीज़ और हुई थी। अब यहाँ पे कितने लोग मारे गए इसको लेके हमें बात नहीं करनी, क्योंकि ये है आतंकवादी हमला हुआ था। और उसमें कोई कहता है कि भैया जैसे कि अगर काबुल की हम बात करें तो काबुल 2008 में ये भी हुआ था कि जैसे ये जुलाई में, नवंबर में तो ऐसे हुआ, और जुलाई की हम बात करें तो जुलाई में ये है अफ़गानिस्तान, ये है काबुल, और काबुल के अंदर ये है भारत की एम्बेसी, भारत का दूतावास। तो भारतीय दूतावास के बाहर एक 2008 में एक कार आई, और उस कार ने, इसमें इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आत्मघाती हमला इस कार ने किया, विस्फोट हुआ। और इसमें कहते हैं कि 58 लोग मारे गए और 141 घायल हुए। एक रिपोर्ट ऐसे बोलती है। एक रिपोर्ट कहती है कि 160 लोग, 166 लोग मारे गए। तो अब लोग, चाहे आदमी एक मारा गया हो और चाहे आदमी 166 मारे गए हों, 60 मारे गए हों, कितने भी, तो कीमत तो एक व्यक्ति की जान की भी उतनी ही है जितने 100 लोगों की जान की है। ऐसा मतलब हमें ये समझना चाहिए, हर व्यक्ति के जीवन की का एक मूल्य होता है, और जो जीवन का मूल्य है वो अनमोल है, उसकी गणना नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे लोग मरे थे। ऐसा हुआ था कि भाई काबुल में भारत का जो दूतावास है अफ़गानिस्तान में, काबुल लिख देता हूँ मैं, तो उसमें आत्मघाती हमला हुआ था। तो ये भी हुआ था 2008 में, और इसको पाकिस्तान से जो हमारी जांच एजेंसियां हैं उन्होंने यही कहा कि इसमें पाकिस्तान का भी हाथ था। इसके बाद आतंकवादी घटनाओं की हम और बात करें, खूब आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। जैसे कि अगर हम 2007 की बात करें तो 2007 में क्या हुआ था। 2007 में भारत और पाकिस्तान, यह है पाकिस्तान का लाहौर और ये है भारत का अमृतसर। तो 1976 में जो शिमला समझौता हुआ था ना, मतलब 1971 का जो युद्ध, 1971 का युद्ध हुआ था दिसंबर में। उसके बाद 1972 में शिमला समझौता हुआ था, शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो शिमला समझौते के बाद एक समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच में शुरू की गई थी, और तो ये 1976 से शुरू की गई थी। उसके बाद 2007 में हमने देखा कि इसमें इसकी 2 बोगियों में, 2 कोचेज़ में इसके विस्फोट हुआ। इसमें इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस पाए गए थे और उनसे विस्फोट हुआ। और इसमें कोई कहता है 40 के आसपास, और कोई कहता है कितने, मतलब अलग अलग, कोई कहता है 40, कोई कहता है 70। तो इसमें बहुत सारे नागरिक पाकिस्तान के मारे गए थे, पाक नागरिक मारे गए थे। और साथ ही साथ इसमें भारत के जो सुरक्षा बल होते हैं उसके सैनिक मारे गए थे, सुरक्षा बल वाले, सुरक्षा बल के सिपाही, सुरक्षा बल के कर्मचारी कह सकते हैं उन्हें, वो भी मारे गए थे। अब जो NIA था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसने अपनी चार्जशीट दाखिल करी थी और उसमें उन्होंने यही कहा कि इसमें जो है 8 लोगों का नाम दिया गया था, और उसमें एक असीमानंद भी थे जो RSS से जुड़े हुए थे, और यहाँ पे उनके ऊपर आरोप लगे थे। लेकिन बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी, 2013 में उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी। और क्लीन चिट जो इन्हें मिली थी वो इस आधार पर मिली थी कि भाई जो आरोपी पक्ष है
उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाए हैं। इस तरह से अब यहाँ पे पाकिस्तान ने इसकी खूब भर्त्सना करी थी, खूब निंदा करी थी। पाकिस्तान ने कहा कि भी उनके नागरिक मारे गए हैं भारत में, और ये पानीपत में हुआ था। क्या था कि पहले इनके बीच में जो ये जगह दूरी है ना, वो गाना आपने सुना होगा, मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में वो सड़क पे एक मोड़ आया, तो उस वक्त ना कब जाने अमृतसर कब लाहौर आया। तो ये 50 किलोमीटर की दूरी है अमृतसर और लाहौर में, बहुत नज़दीक है ये। तो इस तरह का है इनके बीच का, इनकी जो दूरी है, तो लगभग 50 कह सकते हैं, 50 किलोमीटर 200 मीटर। तो इतनी इनके बीच की दूरी है लाहौर और अमृतसर। यहाँ से इनके बीच में शुरू की गई थी, इसे हम समझौता एक्सप्रेस भी कहते हैं। और अभी क्या था कि इसको दिल्ली तक कर दिया गया था, तो दिल्ली से ये जा रही थी और पानीपत में ये बम विस्फोट हुआ, तो ऐसे मारे गए थे। तो 2007 में ये चीज़ हुई। अब ये तो हमने बात कर ली कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो समस्याएं हैं, मुख्य रूप से जो मसले हैं वो क्या हैं। तो हमने देखा कि इनके बीच में युद्ध हुए हैं, 4 युद्ध हमने देख लिए। फिर हमने यहाँ पे आतंकी घटनाएं भी देख ली, आतंकवाद का एक मसला है। और आतंकवाद में हम यहाँ पे एक ये भी बात करेंगे कि 2019 की बात है, 2019 यहाँ पे हमने देखा था कि पुलवामा, यहाँ पे एक आतंकी घटना हुई थी। हमारे देश की सीमा में घुस के आतंकवादियों ने एक ऐसा हमला किया था जिसमें कि हमारे सैनिक शहीद हुए थे। आत्मघाती हमला था वो। अब सैनिकों की शहादत हुई, उसके जवाब में हमने ये भी देखा था कि हमारे देश की सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया, और जो भारत के सैनिक हैं, उनका नाम तो अभिनंदन वर्धमान की हम बात कर रहे हैं। अभिनंदन, बाद में उनका जो एक स्टाइल था दाढ़ी मूछ का, उसका लोगों ने खूब उसकी नकल करी, और वो एक फैशन स्टेटमेंट बन गया था कि सब उनकी तरह बनना चाह रहे थे, अभिनंदन की तरह दाढ़ी मूछ बना रहे थे। तो हालांकि हमारे दूसरे भी सेना नायक उसमें शहीद हो गए थे सर्जिकल स्ट्राइक में, लेकिन अभिनंदन बच के वापस आ गए थे। अभिनंदन वर्तमान उनका नाम था। तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। अब ये तो बात हो गई युद्ध की, आतंकवाद की, लेकिन साथ ही साथ हमने कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ें भी देखी हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं कि भारत ने कोशिश करी है पाकिस्तान से संबंधों को सुधारने की। और इसमें सबसे बड़ी जो कोशिश है वो है इंडस, सिंधु नदी, सिंधु नदी को लेके जो एक समझौता हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो उसे हम इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। सिंधु नदी के जल को लेके जो एक समझौता हुआ है, और उस समझौते में यही है कि जैसे ये नदी है इंडस, ये है झेलम, ये चिनाब, ये रावी, ब्यास और सतलुज। इस तरह से हम अगर मान लें कि ये नदियां हैं इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, तो ये जो एक ये नदी है मुख्य रूप से इंडस, और इसकी 5 जो ट्रिब्यूटरीज हैं, 5 वो नदियाँ जो इसमें मिलती हैं। तो यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी जो थी, इसमें विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक हम कहेंगे, इसने मध्यस्थता करी थी। और जो अवार्ड था इसका, उसके अवार्ड में ये कहा गया था कि जो ऊपर की 3 नदियाँ हैं इंडस, झेलम और चिनाब, इनका जो पानी है ये पूरा दिया जाएगा किसको? पाकिस्तान को। और बाद में जो नीचे की 3 नदियाँ हैं वो हैं रावी, ब्यास और सतलुज।
इसका जो पूरा पानी है ये पूरा भारत को मिलेगा, ये पूरा भारत को मिलेगा। तो इस तरह से भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी पे एक हस्ताक्षर किए और उसको स्वीकार करा। तो इसमें भारत ने पाकिस्तान को अपनी सीमा से जो नदी जा रही है उसका पानी देना स्वीकार करा। तो भारत का ये सबसे बड़ा तोहफा है पाकिस्तान को। तो भारत ने ये चीज़ करी। इसके अलावा हम देखें कि भारत ने और क्या किया, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम रेल की बात करें तो रेल सेवा, बस सेवा, ये शुरू करी भारत ने पाकिस्तान के साथ। समझौता एक्सप्रेस की हमने बात जैसे अभी करी कि वो 2019 तक चली थी, 2019 में फिर उसे रोक दिया गया। अभी पिछले 5 सालों से वो अब चल नहीं रही है। 1976 से लेके 2019 तक ये चली थी, तो अभी 5 साल से ये बंद पड़ी है। जो ये समझौता एक्सप्रेस की हम बात कर रहे हैं, अभी ये नहीं चल रही है। तो रेल और बस सेवा शुरू करी। व्यापार की हम बात करते हैं कि व्यापार किया। फिर जो परमाणु के क्षेत्र में एक जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, यानी कि विश्वास स्थापित करने के जो कदम होते हैं, उनको उठाया और सहयोग की बात करी। उसके बाद ये भी देखा कि यहाँ पे उनकी ये भी बात चली कि जो एक अवैध रूप से जो रिफ्यूजी आ जाते हैं, या फिर हम उसे शरणार्थी कहेंगे, उस पर रोकथाम लगाने को लेके दोनों के बीच में सहमति बनी। और मानव तस्करी जो होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उस पर भी लगाम लगाने को लेके इनके बीच में आपसी समझ बनी, किस पर रोक लगानी है, उस पर नियंत्रण उसके ऊपर लगाना है। तो ये चीज़ थी। लेकिन ढाक के वही बात कि इन सब के बाद हमें देखने को क्या मिलता है? देखने को हमें यही मिलता है कि आए दिन कभी कोई युद्ध हो जाता है पाकिस्तान के साथ, जैसे हमने अभी 1999 में देखा था आखिरी युद्ध। लेकिन हाँ, 2019 की जो ये घटना हुई है, पुलवामा में जो हमला हुआ है भारत के ऊपर, ये तो हमें पता है कि ये हुआ है। तो आखिर में हमें ये 2019 का पुलवामा वाला हमला हमने देखा कि ये होता रहता है। मतलब भारत अपनी तरफ से खूब कोशिश करता है कि पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का भी उसने एक दिया था, एक तमगा, तो हम उसे कहेंगे मोस्ट फेवर्ड नेशन, यानी MFN स्टेटस, MFN। तो ये क्या होता है? MFN में ये होता है कि जो पाकिस्तान के सामग्री भारत में आएगी, आयात होगा जिसका भारत में, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएगा भारत। तो भारत ने इस तरह का किया ताकि व्यापार में, ये वही वाली बात है कि व्यापार में सहयोग किया भारत ने पाकिस्तान के साथ। हालांकि पाकिस्तान ने भारत को ये तमगा नहीं दिया मोस्ट फेवर्ड नेशन का, और भारत के जो वहाँ पे जो चीज़ें जाती हैं उस पर टैक्स लगता है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को ये सहूलियत दी। लेकिन बदले में क्या मिला? बदले में हम ये देख रहे हैं कि अंत समय तक हमें ये 2019 का जो पुलवामा है आखिरी हमने ये देखा इस तरह का, और अभी भी हम देखते हैं कि आतंकी घटनाएं होती रहती हैं। अभी 2024 में भी आतंकी घटनाएं हो रही हैं, हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, तो घर उजड़ जाते हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये पाकिस्तान की तरफ से सारी चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में ये सब चीज़ें चल रही हैं। आगे हम इस बात के ऊपर अपना विश्लेषण करेंगे कि ये क्यों चल रही हैं और क्या इसका समाधान हो सकता है।